अभी की क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा क्लासेस मेरा लेने का प्लान नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी इसको कंक्लूड करें। टॉपिक समझने के हिसाब से बहुत सिंपल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें अटेंशन और थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। लेकिन श्योरिटी है कि अगर ये वाला पार्ट तुम कवर करते हो अच्छे से तो इस पे श्योर शॉट मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं नीट में, ठीक है, या जेई में। दोनों में तुम आसानी से सेमीकंडक्टर वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि अगर तुम एक बार लेक्चर फॉलो करते हो तो तुम्हें कोई भी पॉइंट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये है कि प्रॉपर जैसे टाइम देना चाहिए, मतलब रिवीजन करोगे क्लास के साथ साथ, तभी तुम अच्छे से फॉलो कर पाओगे। कुछ टाइम के बाद अगर देखोगे तो हो सकता है ये चीज़ें याद उतने अच्छे से नहीं रहे, तो इसीलिए तुम्हें रिवाइज बीच बीच में एक दो बार करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी, ठीक है। ये स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसको अ, छोड़ना या बहुत ही कैजुअली पढ़ना ये अक्लमंदी का काम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही करेंगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसमें कंडक्शन किस तरीके से होता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पर ही फोकस करना है। तो सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल की का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो तुम्हारे लेवल में समझना है। उसके बाद फिर प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में, मतलब आज की क्लास के बाद इतने पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जिसकी बेसिस पर हम नेक्स्ट क्लास से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिसमें डायोड्स हैं, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड्स हैं, और ट्रायोड्स में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर वाला पार्ट है। डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स यही दोनों डिवाइसेस तुम्हारे कोर्स में है प्रोबेबली, ठीक है। और डायोड्स के एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे फोटो डायोड्स है, एलईडी है ना। दो तीन इसी तरह के एप्लीकेशंस है, वो भी तुम्हें सीखने हैं। तो तो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इसमें एप्लीकेशन से रिलेटेड बन सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी ठीक ठाक, ठीक है, आसान न्यूमेरिकल्स, तो वो भी तुम अगर अच्छे से फॉलो करते हो लेक्चर को तो सॉल्व कर पाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उठता है सेमीकंडक्टर्स का क्या यूज है। ठीक है, अगर हमें कंडक्शन चाहिए तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल मटेरियल्स होते हैं जिनका, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। या तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला लेक्चर याद करो, वहां पे मैंने, ठीक है, किसी भी मटेरियल के अंदर, ठीक है, मैंने डिराइव किया था, ठीक है, सिंपल तरीके से, कि J इक्वल्स सिग्मा ई, ठीक है। और ये जो सिग्मा है ये मटेरियल की कंडक्टिविटी कहलाता है। कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आई थी अगर तुम लोगों को याद है, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू आती है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का अगर एक्सप्रेशन हम देखेंगे, ऑब्वियसली इस माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ से समझ में आता है तुम्हें कि जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसके अंदर चार्जेस का फ्लो करना उतना ही आसान होगा, करंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, सेम कंडीशन में। और कंडक्टिविटी अगर बहुत कम होगी तो मटेरियल के अंदर चार्जेस का फ्लो डिफिकल्ट होगा। अब कंडक्टिविटी की वैल्यू मटेरियल के किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, तो ई स्क्वायर एम, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि उस मटेरियल के अंदर नंबर डेंसिटी कितनी है। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री कैरियर्स हैं जो कि चार्ज को कंडक्ट कराएंगे।
ठीक है, जिससे कि चार्ज माइग्रेट करेगा। फ्री कैरियर्स कितने हैं? तो नॉर्मली अभी तक हम लोगों को पता है कि फ्री कैरियर्स का मतलब इलेक्ट्रॉन है, किसी भी मटेरियल के अंदर आयंस बाउंड होते हैं। फ्री चार्जेस वैलेंस शेल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल करके, अगर अगर थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी होती है तो वो क्या करते हैं कि अपने वैलेंस शेल से निकल करके बाहर आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और वो टेम्परेचर की वजह से इस तरह से जिगलिंग करते रहते हैं, वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। और जैसे ही कोई, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड आती है तो फील्ड के अकॉर्डिंग ये चार्जेस मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये फ्री चार्जेस, नंबर डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, नंबर डेंसिटी उतनी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा कंडक्शन होगा, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, और ये कहलाता है मीन फ्री टाइम। ठीक है, मीन फ्री टाइम। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो ये टाइम है, ये भी कंडक्टिविटी डिसाइड करता है। अगर टाइम ठीक है ज़्यादा लगेगा, ठीक है, दो कोलिजन के बीच में, तो दो कोलिजन के बीच में अगर टाइम ज़्यादा है तो चार्जेस ज़्यादा दूर तक मूव कर पाएंगे। ठीक है, और कंडक्शन ज़्यादा होगा। और अगर जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है, मीन फ्री टाइम कम है, तो चार्जेस ज़्यादा दूर आसानी से नहीं मूव कर पाएंगे, कंडक्शन कम होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों फैक्टर्स पर किसी भी मटेरियल के लिए, और ये भी एडवांस रिसर्च का टॉपिक है। हम लोग अलग अलग, ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए मीन फ्री टाइम कैलकुलेट करते हैं, कितना किन फैक्टर्स पर डिपेंड करनी चाहिए, ये सब पता लगाते हैं। एनीवे ये एनीवे टाउ मटेरियल डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि कंडक्टिविटी की बेसिस पर नॉर्मली हम भी जो भी मटेरियल यूज करते हैं उसकी टेम्परेचर रेंज क्या होती है? बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है। ठीक है, वो टेम्परेचर रेंज 0 केल्विन 100 केल्विन, उससे थोड़ा ज़्यादा, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में ही ज़्यादातर मटेरियल्स का टेम्परेचर होता है, जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं कंडक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा टेम्परेचर और ज़्यादा भी हो सकता है। तो टेम्परेचर पर भी कंडक्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करनी चाहिए। कैसे डिपेंड करती है वो हम सोचते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल टेम्परेचर रे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंदर कंडक्टिविटी की वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए फिक्स होगी। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी की वैल्यूज के बेसिस पर हम मटेरियल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसके बाद इंसुलेटर्स जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर, ठीक है, हमें चार्जेस को कंडक्ट कराना है, कहीं पर हमें चार्जेस को का कंडक्शन रोकना पड़ेगा, कम करना होगा, तो वहाँ पे हम इंसुलेटर लगाएंगे। जहाँ पे हम कंडक्शन अलाउ करना चाहते हैं वहाँ पे कंडक्टर लगाएंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर का क्या यूज है? ठीक है, सेमीकंडक्टर ना तो कंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी नहीं बहुत ज्यादा है नहीं बहुत कम है, इनके बीच में अप्लाई करती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में रहती है। ठीक है, फुल्ली इंसुलेटर भी नहीं है कि चार्जेस बिल्कुल नेग्लिजिबल ही फ्लो कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो और मुश्किल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स या फ्यू हंड्रेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पा रहे। लेकिन कंडक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे ही थोड़ा भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी, मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस का फ्लो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इनके बीच में कंडक्टिविटी एग्जिस्ट कर रही है सेमीकंडक्टर की। तो इसका यूज़ क्या है? ठीक है, यूज़ यूज़ कहाँ से अराइज होता है? ठीक है, वो तुम्हें इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कैसे चेंज करेगी? तो कंडक्टर्स के लिए हम बोलते हैं, ठीक है, कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे
वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आते ही उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुके हैं। तो कंडक्टर के लिए जो n की वैल्यू है ना, कि n की वैल्यू फिक्स है कंडक्टर के लिए, उसी तरह से इंसुलेटर के लिए रूम टेम्परेचर पर आने के बाद वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स बहुत नेग्लिजिबल, जीरो के मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो पाए इंसुलेटर्स के अंदर। ठीक, क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीपली स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, तो वो आसानी से फ्री नहीं होते हैं। उनको फ्री करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में नहीं पॉसिबल हो पाती है। तो कंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए नंबर डेंसिटी फिक्स है। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और रैंडम मोशन इन चार्जेस का बढ़ता है, तो ये जो मीन फ्री टाइम है, ठीक है, मीन फ्री टाइम डिक्रीज होता है और कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ता है और ये जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि कंडक्टर्स का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज नहीं करे, उसके लिए अलग अलग हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हर जगह जैसे कि ये तुम्हें जितने सर्किट्स होते हैं उसमें भी आ, जैसे लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है, तो उसमें हम फैन वगैरह किसी तरह से लगाते हैं कि कंटिन्यूसली हीट जो डिसिपेट हो रही है वो वहाँ से ठीक है बाहर आती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, जिससे कि या तो जो हमारा सर्किट है वो कहीं पर ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ने से उसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी में भी कंडक्टिविटी में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो कंडक्टर की और इंसुलेटर की तो स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। सेमी कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? ठीक है, तो कंडक्टर के लिए मैंने बोला कि थोड़ा ही टेम्परेचर आता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे तुम पहुंच गए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में थे जो फ्री हो सकते थे वो फ्री उसी टाइम में हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं जितने हो सकते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली सिग्मा, इंसुलेटर के लिए एन की वैल्यू बहुत कम है तो सिग्मा बहुत कम है। ठीक है, और इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स उनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए जहाँ तक कि हम नहीं पहुँचा पाते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर के बाहर नहीं आ पाते हैं। सेमीकंडक्टर इस प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर अगर उसके एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सब तुमने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि अगर वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक रहता है तो सबसे आसान होता है, दो रहता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एक दो तीन इस तरह से वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कंडक्टिंग होता है, मेटेलिक होता है ज़्यादातर। और लाइक वाइज अगर वैलेंस शेल में 5 6 7 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको निकालना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की बजाय वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में ज़्यादा स्टेबिलिटी अचीव करता है। ठीक है, तो वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज नहीं करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स पेक्यूलियर है कि सेमीकंडक्टर्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इनकी जो फ्री कैरियर्स है ना, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कम होते हैं। 0 केल्विन पर तो फ्री कैरियर्स बिल्कुल ज़ीरो होंगे आइडियली। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके पास अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी आएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस थर्मल एनर्जी की वजह से सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होने लगते हैं। ठीक है, और फ्री होने की वजह से सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो नंबर डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है।
ठीक है। नंबर यहाँ पे n से कंफ्यूज में मैंने n4 लिख दिया था गलती से। n यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ नंबर डेंसिटी, ठीक है। और वहाँ पे 4 मैं लिखना चाह रहा था कि अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखोगे तो आउटर मोस्ट शेल में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर कार्बन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि कार्बन स्पेशल है, लेकिन उसके बाद जितने भी सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, ये सब सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नंबर डेंसिटी, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में नहीं होता है, ठीक है। टाउ की वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से ये जिगलिंग एजिटेशन ज्यादा होगा और कोलिजन फ्रीक्वेंट होंगे और मीन फ्री टाइम डिक्रीज होगा। टाउ तो डिक्रीज करेगा, लेकिन एन बहुत ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज करने की वजह से एन का इफेक्ट डोमिनेंट होता है और कंडक्टिविटी एन के बढ़ने की वजह से, पहले सेमीकंडक्टर के पास चार्जेस ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ता है उसके पास चार्जेस आने लगते हैं। अब सेमीकंडक्टर के पास वोल्टेज लगाओगे तो इसमें अच्छा खासा करंट फ्लो करेगा, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हो सेमीकंडक्टर का, और ज्यादा कैरियर्स आ जाते हैं, और ज्यादा चार्जेस आ जाते हैं, और आसानी से सेमीकंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करता है, ठीक है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी कि हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, यही प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर्स को स्पेशल बनाती है, जिसकी वजह से आज जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं, कि उसके फाउंडेशन में ये प्रॉपर्टी है कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कंडक्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। कंडक्टर्स की जो भी कंडक्टिविटी है वो है और वो फिक्स है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हम चाहे तो सेमीकंडक्टर कोई के अंदर चाहे किसी टाइम में हम ज्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं, किसी टाइम में करंट को रोक सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स पॉसिबल हो पाई है, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रो देने के बाद थोड़ा आगे चलते हैं। हमें समझना है कि हम सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कैसे कंट्रोल करें, और टाइम के साथ साथ ये सेमीकंडक्टर का जो एरिया है वो टाइम के साथ साथ एडवांस होता ही चला जा रहा है, ठीक है। पहले बहुत स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर्स बनते थे, वो सबसे पहला कंप्यूटर ठीक है अराउंड 60s में या बहुत पहले जो डिज़ाइन हुआ था, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं यूज़ करते थे, वहाँ पे मैकेनिकल वाल्व्स लगा करके हमने, ठीक है, सिंपल मतलब एक कैलकुलेटर बनाया था जो कि बहुत पहले की बात है, और उसको पूरे कमरे में रखा गया था, वो बहुत ह्यूज साइज था, और उसकी जो कैलकुलेशन की स्पीड थी और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही इंफीरियर थी। सेमीकंडक्टर को यूज करके जब पहला कंप्यूटर बनाया गया, उसकी मेमोरी थी अराउंड 3 MB, साइज था 60 kg, ठीक है। और आज के टाइम में 32 GB मेमोरी एक छोटे से, ठीक है, चिप में तुम्हें मिल जाती है, ठीक है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सेमीकंडक्टर साइंस के एडवांसमेंट की वजह से, तो ये बहुत ही स्पेशल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये बताया जाता है कि बहुत ही स्पेशल लॉ है मूर्स लॉ, कि जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, उसको ईयर लिख लेता हूँ, ठीक है। और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस नहीं, मेमोरी पर यूनिट एरिया, ठीक है, मतलब हम कितने छोटे से छोटे एरिया में, ठीक है, बड़ी ज्यादा से ज्यादा मेमोरी कंफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेमोरी पर एरिया है ना, वो टाइम के साथ, ठीक है, ऐसा देख रहे हैं
कि वो कंटिन्यूअसली ऐसे इंक्रीज ही होता जा रहा है। इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन किस तरह से कि हर 10 साल में, या मुझे बिल्कुल डेटा याद नहीं है, अराउंड जो ये मेमोरी है ना वो डबल हो जाती है। सेम चिप पे जो मेमोरी पहले तुम्हें मिल रही थी, वो 10 साल के बाद वो डबल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा लगता था कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद ये जो ट्रेंड है वो चेंज होगा, हम सैचुरेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये मूर्स लॉ कहलाता है कि मेमोरी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जा रही है। ओके ओके, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स वाले पार्ट में तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें क्या सीखने को मिलेगा? तो दो मेजर एप्लीकेशंस हैं जो कि, ठीक है, इस मतलब सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर जब हम कंक्लूड करेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, वो है स्विच। स्विच क्या होता है ये वो अभी नहीं बताऊंगा। और एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या होता है वो तुम्हें पता है। ठीक है, ये दो एप्लीकेशंस, ठीक है, तुम अपने सामने, ठीक है, इनफैक्ट तुम शायद 12th लेवल पर ही ये प्रोजेक्ट्स भी होते हैं तुम लोगों के, तो उसमें तुम ये एम्पलीफायर खुद से, मतलब खुद से एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन कर सकते हो, कि ये सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स के ऑपरेशन को सीखने के बाद। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो अब मैं, ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले थोड़ा हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो सीख लेते हैं। फिर उसके बाद फिर किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में ये स्ट्रक्चर क्या क्या रोल प्ले करता है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ऑपरेशन कैसा होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मुझे समझाना है एनर्जी बैंड। तो ये हालांकि तुम लोगों को समझाना चाहिए मुझे, एनर्जी बैंड क्या होता है। हाँ, ये सब क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिसको कि बहुत ही बेसिक लेवल पे तुम्हें बताया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए, इसकी बेसिस पर हम आगे ये थ्योरी डिस्कस करेंगे। एनर्जी बैंड क्या होता है, कोई बता सकता है? एनर्जी लेवल तो तुम लोगों को पता है, जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाए, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, तो तुम क्या करोगे कि ठीक है, एक सोडियम, अगर एक आइसोलेटेड सोडियम एटम है तुम्हारे पास, ठीक है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका एनर्जी लेवल हम बता सकते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम मतलब 11, कहीं पर अगर मैं गलत बोलूंगा तो मुझे याद दिलाना, क्योंकि मुझे ये सब मैं याद नहीं है अच्छे से। हाँ, ये 1s2, ठीक है, उसके बाद फिर आता है 2s2, ठीक है, उसके बाद 2p6, ठीक है, और 3s2, ये है ना, 1s2, 2s2। ये एनर्जी, ये एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये हायर एनर्जी में जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की टेक्निक बताई गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा सबसे पहले ना मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, और फिर अगला इलेक्ट्रॉन उसके बाद वाली स्टेट ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे फिल करते हैं? ठीक है, सबसे पहले 1s2, दो इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें एक अप स्पिन, डाउन स्पिन, ठीक, इन दोनों की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है। सॉरी, ये दोनों ऑपोजिट स्पिन के होते हैं, तो सेम एनर्जी लेवल में ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं स्टेट को। फिर अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसको हम मान लो अप स्पिन डालते हैं, तो फिर नेक्स्ट जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2s2 वाले में ही जाएगा, डाउन स्पिन में। फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से आगे,
ठीक है, ये p6 दिखाया है, ये भी सब ऑर्बिटल्स में ऐसे डिवाइडेड है, उनकी भी एनर्जी लेवल थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी सेम एनर्जी लेवल पे दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते सेम स्पिन में। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन वो सेम एनर्जी लेवल पे कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्वांटम मैकेनिकल रूल्स की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कुछ मान लो ऐसे आ गया। ठीक है, तो अगर एक सोडियम एटम है तो उसका एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता है, और ये सारे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 2s2 वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो 1s2 1s से ज्यादा होगी और 2p से कम होगी। ठीक है, और उसी तरह से ये सारे एनर्जी लेवल्स, तो ये बिल्कुल मतलब जो स्केल के अकॉर्डिंग मैंने लेवल्स नहीं ड्रॉ किए, ये बस स्कीमेटिक डायग्राम है समझाने के लिए कि रिलेटिवली ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग लेवल्स पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन उठता है, ये तो एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट सोडियम एटम है। अगर मान लो हमारे पास दो सोडियम एटम आते हैं और दोनों पास में आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, बहुत दूर है आइसोलेटेड, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पास आते हैं तो क्या चेंजेस होंगे? हम क्या कर रहे हैं ना, दो सोडियम एटम्स है, उनको कोई भी दो एटम्स है उनको पास ला रहे हैं, क्या होगा? दो हाइड्रोजन एटम है, क्या होगा? ये सब भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बताओ क्या होगा? जैसे जैसे एटम्स पास आएंगे तो क्या होगा? ठीक है, जब तक दूर है कोई प्रॉब्लम नहीं, पास आ रहे हैं अभी भी इलेक्ट्रॉन्स कुछ है, लेकिन जब बिल्कुल पास आने लगेंगे ना तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि पहले वाले एटम के 1s इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, दूसरे वाले एटम के 1s इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, वो दोनों मैच करने लगे, और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम लेवल पे आ ही नहीं सकता है। तो होता क्या है कि जब ये पास आते हैं ना, तो पास आने की वजह से ये जो एनर्जी लेवल्स है एक्चुअली थोड़ा स्प्लिट कर जाते हैं। ये जो 1s था ना, एक एनर्जी लेवल, ये एक्चुअली दो एनर्जी बहुत माइनर डिफरेंस के साथ दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे ही दो सोडियम एटम्स को लाएंगे ना, तो हमारे पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और उनको हमें इन्हीं एनर्जी लेवल्स में फिल करना है। ठीक है, तो क्या होगा, पर मैं इसको थोड़ा दूर दिखाता हूँ। ये जो दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इस तरह से ऐसे करके, इस तरह से ये एनर्जी लेवल जो है ना, ये इस तरह से ऐसे करके ये स्प्लिट हो गए। ठीक है, और ये 2p जो दिखा रहा हूँ ये भी स्कीमेटिक है, इसमें भी px py pz है। ठीक है, और इसमें कैसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से फिल करेंगे। ठीक है, कंडीशन ये है कि सेम एनर्जी लेवल में कभी भी, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ठीक है, ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये सब तुमने बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर, ठीक है, ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब पढ़ा होगा ना एटम स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत। O2 का एनर्जी डायग्राम, N2 का एनर्जी डायग्राम, मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी डायग्राम होता है, वो सब तुम लोगों को थोड़ा बहुत उसका अंदाजा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब दो एटम्स पास आएंगे ना, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट लेवल इस तरह से नहीं हो पाएंगे, वो स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, ताकि इन इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग एनर्जी लेवल में एकोमोडेट कर पाए। सेम लेवल में नहीं आ सकते हैं, सेम लेवल में आएंगे तो प्रॉब्लम होगी, वो उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि दो से ज्यादा तीन एटम्स आते हैं पास में, तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं और स्प्लिट हो जाएंगे, चार लेवल्स आते हैं और स्प्लिट हो जाएंगे। अब अगर ये सारे एटम्स, ठीक है, 10 रेज टू द पावर 23, 10 रेज टू द पावर 23 ऑर्डर के एटम्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ एटम्स, ठीक है, पास आकर के सॉलिड फॉर्म करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, उस केस में
ये सारे आइटम्स इतने पास आ गए हैं ना कि इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं ये स्प्लिट हो करके ये जो एनर्जी लेवल्स इस तरह से 10⁻23 लेवल्स बनाएंगे, ठीक है, जो कि ह्यूज है। और वो लेवल्स क्योंकि और ये 3s और 2p के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो तो है ही, उसके साथ साथ किसी एक ही लेवल में इतने सारे अगर लेवल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, तो होता क्या है, सॉलिड के अंदर जो ये जो लेवल्स है ना, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। मान लो ये था 3s2, तो मैं सिर्फ लास्ट वाला दिखा रहा हूँ 3s2। तो ये जो डिस्क्रीट एक एटम के लिए डिस्क्रीट लेवल था, ये इस तरह से बहुत छोटे छोटे बहुत ही इतने दो लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप इतना कम होता है ना कि वो इतने पास एग्जिस्ट करते हैं। ये जो सारी डिस्क्रीट लाइंस है ना वो एक्चुअली कंटिन्यूअस बैंड की तरह, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बैंड फॉर्म हो जाता है। ये अब अलग अलग डिस्क्रीट लेवल नहीं है, वो एक एनर्जी बैंड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर जो इनका एनर्जी लेवल है वो एक्चुअली एनर्जी बैंड के फॉर्म में हमें दिखेगा। इसी तरह उसके बाद वाला एनर्जी बैंड और उसके बाद वाले एनर्जी बैंड्स। ठीक है, ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर जो एनर्जी डायग्राम है उसमें हम एनर्जी बैंड्स ड्रॉ करते हैं, एनर्जी लेवल्स नहीं ड्रॉ करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन एनर्जी बैंड्स में एग्जिस्ट करेंगे और वो कंटिन्यूअस एक रेंज होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी लेवल पर माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जो जिनमें से जिनकी कम एनर्जी है वो थोड़ा यहाँ पर होंगे, जो सॉरी जिनकी ज्यादा एनर्जी है यहाँ पर होगी, लेकिन ये आसानी से अप डाउन इनकी एनर्जी इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, इसमें इस कंटिन्यूअस रेंज में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एटम के लिए ऐसा पॉसिबल, एटम के लिए तो बिल्कुल फाइन लाइन है, एक डिस्क्रीट लेवल है। ठीक है, उसके ऊपर जाने के लिए उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सॉलिड्स के अंदर ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि ये जो बैंड है, सेम बैंड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस रेंज ऑफ एनर्जी में कोई भी एनर्जी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अब मैं मेटल्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक, ये समझ में आ गया कि एनर्जी लेवल अगर ड्रॉ दिखाना है हम लोगों को किसी सॉलिड मटेरियल का, तो उसके लिए ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ड्रॉ करते हैं वैसे नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें हमें एनर्जी बैंड ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें से कुछ चीजें जो है वो काफी हद तक तुम्हें रीजनेबल और बहुत ज्यादा क्लियर लगेंगी, और कुछ चीजों में थोड़ा बहुत डाउट रह सकता है क्योंकि उसको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम यहाँ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एनीवे उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स ऑब्वियसली थोड़ा समझना होगा तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल्स। मेटल्स के लिए जो आउटर मोस्ट एनर्जी बैंड है उसका नाम हम रख रहे हैं वैलेंस एनर्जी बैंड। ठीक है, तो मेटल्स मैं बाकी बैंड सिर्फ वैलेंस बैंड यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, वैलेंस बैंड यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, वैलेंस बैंड लेटेस्ट से। ठीक है, और इसको यहाँ पर इसको थोड़ा शेड कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी बैंड है तो ये हमारा एनर्जी बैंड इस तरह से बन गया। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बैंड डायग्राम अच्छे से समझ लो, ये शायद हो सकता है पता, ये कहलाता है वैलेंस बैंड। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद आता है कंडक्शन बैंड। ठीक, कंडक्शन बैंड का मतलब है कि वो एनर्जी लेवल जिसपे कि अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो इजीली वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बाउंड रहते हैं, और कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो उनके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि वो मटेरियल के अंदर, ठीक है, आसानी से फ्रीली रोम कर सकते हैं। ठीक है,
तो मेटल के लिए मान लो ये कंडक्शन बैंड है, और चलो मैं सबके लिए पहले कंडक्शन बैंड ड्रॉ कर देता हूँ। ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, सॉरी ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। और ये किन के लिए है, ये दूसरा डायग्राम मैं बना रहा हूँ इंसुलेटर्स के लिए, और तीसरा डायग्राम सेमीकंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए एनर्जी डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें गेस करना है कि सेमीकंडक्टर्स के लिए एनर्जी डायग्राम कैसा होगा, इंसुलेटर, ठीक है। तो वैलेंस बैंड के अंदर प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल्स के अंदर, इंसुलेटर के अंदर, ठीक है। जो लास्ट शेल है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्लेंटी ऑफ, ठीक है, अमाउंट में प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो इस तरह से, एक ही सिंबल यूज करेंगे, ई से मैं इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंसुलेटर के अंदर जो इंसुलेटर्स के अंदर जो कंडक्शन बैंड होता है, वो वैलेंस बैंड से के बहुत ज्यादा दूर होता है। कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल मतलब में एक गैप होता है, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। इसका नाम होता है, ये जो गैप है ना, गैप वाला जो रीजन है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में नहीं रह सकता। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ना, इस लेवल में नहीं, या तो यहाँ पे रहेगी तो वैलेंस बैंड में रहेगा, यहाँ पे रहेगी तो कंडक्शन बैंड में रहेगा। ये कहलाता है फॉरबिडन जोन। ये सब बैंड कैसे फॉर्म हुए ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इन दोनों के बीच में जो ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप की जो वैल्यू है वो इंसुलेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं आ पाती है कि वो इस एनर्जी गैप को, ठीक है, ओवरकम करके ओवरकम करके जंप करके बैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाए, ठीक है। तो इसलिए कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल है, और इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन नेग्लिजिबल होता है। फिर भी एक दो इलेक्ट्रॉन ऐसा हम बोल सकते हैं, हो सकता है यहाँ से जंप करके के आ गए हो, ठीक है। एक दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पर हो, ठीक है। या उसको ऐसे ही दिखाता हूँ सही से दिखाने के लिए, मतलब नेग्लिजिबल, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है। ये इंसुलेटर की स्टोरी है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मेटल्स के अंदर क्या होगा, एनर्जी गैप बहुत कम होगा? कम नहीं होता है, एनर्जी गैप जीरो होता है। मतलब होता क्या है ना, इसका जो मेटल्स के अंदर स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ना ऑलमोस्ट ओवरलैप कर जाते हैं, ये ओवरलैप कर जाते हैं मेटल्स के अंदर, ठीक है। जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे उनमें से, और जिसकी वजह से कंडक्शन बहुत आसानी से मेटल्स के अंदर होता है, ठीक है। ये कंडक्टर्स की स्टोरी है, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम? सेमीकंडक्टर की स्टोरी पिक्यूलियर है कि सेमीकंडक्टर के अंदर बैंड गैप जीरो तो नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होता है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो बैंड गैप होता है वो बहुत होता है, लेकिन कम होता है काफी। सेमीकंडक्टर के अंदर जो बैंड गैप होता है, ये है कंडक्शन बैंड, ये है एनर्जी गैप। और ये एनर्जी गैप की जो वैल्यू है
अच्छा, यहाँ पे कंडक्शन बैंड में तो सॉरी वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ठीक है, तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, ठीक है, सिलिकॉन के लिए बता रहा हूँ, और हम लोग सिलिकॉन को रेफरेंस लेकर के ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के अंदर जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है वो रफली अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके पास ये एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, और इस एनर्जी को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये एनर्जी डायग्राम एक्चुअली क्या हो रहा है वो भी बताऊंगा मटेरियल के अंदर, लेकिन जो भी एक्चुअली हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी डायग्राम, मतलब एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से, ठीक है, माइग्रेट करेंगे, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। मान लो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स ना जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, तो इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्शन बैंड में आ गए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्शन बैंड में आते हैं तो वैलेंस बैंड में, ठीक है, क्या होता है, क्या होता है गेस कर सकते हो? ठीक है, वो अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और ये हमारा अभी का सबसे, ठीक है, इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक है। होल्स फॉर्म हो जाते हैं। होल्स पहली बार यूज कर रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ी देर। कि वैलेंस बैंड से निकल करके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच गए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स अब रिस्पॉन्सिबल होंगे कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए और चार्जेस माइग्रेट कराने के लिए। इनकी वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर करंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट फिनोमेनन होता है कि कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आए उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ होल्स फॉर्म हो गए वैलेंस बैंड में। तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, या जिसको कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं, वैलेंस बैंड का मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के, और ये होल्स, ठीक है, ये जो होल्स है वैलेंस बैंड में, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्शन। ठीक, कैसे करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, यही पॉइंट बस मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और कितना टाइम है हमारे पास, उसके बाद हम क्लास, ये सारे पॉइंट्स कंसेप्चुअल हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है ना, तो आगे फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। असल में होता है कि तुम लोग यही सारे जो पॉइंट्स है वो अच्छे से समझते नहीं हो, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, और फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो सिलिकॉन मटेरियल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। प्योर सिलिकॉन मटेरियल अगर हम लेंगे तो उसके अंदर जो सिलिकॉन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस तरह से। तो वो ऐसे, ठीक है, आ, वो सिलिकॉन मटेरियल के अंदर ये एटम्स, ठीक है, बॉन्डेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, और ऐसा करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, ये जितनी भी ये बॉन्डिंग वगैरह की थ्योरी तुम पढ़ते हो वो फंडामेंटली वो क्वांटम मैकेनिक्स है, और ये जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हो वो बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे, वो और कुछ नहीं, फिजिक्स ही है। कि केमिस्ट्री की इंडिपेंडेंट कोई, हम सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो वो फिजिकल लॉज के बेसिस पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन अब केमिस्ट्री में क्या है कि एक एटम है, 2 एटम है, तो इसके लिए तो लॉज, कॉम्प्लिकेटेड क्वांटम लॉज की बेसिस पर उनका बिहेवियर हम, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अब 2 हैं, 4 हैं, और बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, फिर उनका केमिकल रिएक्शन है, तो उसके लिए हमें कुछ इम्पेरिकल रूल्स बनाने पड़ते हैं। उन इम्पेरिकल रूल्स के फाउंडेशन में क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स ही हैं, लेकिन
हम सिंपल एम्पेरिकल रूल्स बनाते हैं, ठीक है, रिएक्शंस के लिए, इनकी आपस के इंटरेक्शन के लिए, ताकि हम आसानी से अलग अलग मटेरियल्स का, ठीक है, इंटरेक्शन समझ पाए। एनीवे, तो ये एक, ये तो मैं रफ में बना रहा हूँ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, इसको गेस करते हैं। ठीक है, ये जो इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या करते हैं, अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर हो गया, तो अब ये जो सिलिकॉन है ना, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और ये स्टेबल फॉर्म में आ गया, और ये बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे ठीक है फॉर्म हो गया। और इसी तरह से मटेरियल के अंदर ये सिलिकॉन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ड्रॉ करना बहुत बोरिंग काम है वैसे तो, लेकिन समझाने के लिए एक बार तो ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे एक आसानी है कि मैं एक बार अगर ड्रॉ कर लूंगा तो फिर ठीक, इसको कॉपी कितनी बार भी कर सकता हूँ लेकिन एक बार तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे हमारे पास ऐसे सिलिकॉन, ठीक है, ये एटम है, ये सिलिकॉन एटम इस तरह से दिखा देता हूँ कि गोल ऐसा है, और इसके साइड में एक और सिलिकॉन एटम है, ठीक है, और इस तरह का पूरा एरे है। अच्छा, मैं एक और काम कर सकता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरे रेडी हो गया। ठीक है, और इसमें बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, इनके इलेक्ट्रॉन्स मैं साथ साथ दिखा देता हूँ। इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो ये जो पहला है, इसके ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक, ठीक है, और इसके इसके नेबर में ये वाला जो एटम है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अगर 0 केल्विन पर तुम एक्चुअली स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीटली बॉन्डेड है, ठीक है, अपने एटम के साथ 0 केल्विन पर। ठीक है, कुछ कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग के बाद, फॉर्म करने के बाद, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली इस तरह से बॉन्डेड स्टेट में, ये बॉन्ड के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन्स यूं इस तरह से एग्जिस्ट करें। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें तो इमीडिएटली पूछोगे। ठीक है इसी तरह से रहेंगे, ये बॉन्ड भी ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे तो लग रहा है कि क्या बनाया मैंने, बॉन्ड भी ड्रॉ कर देते हैं। ये बॉन्ड इसके साथ बना दिया, ठीक है, एक बॉन्ड इसके साथ बना दिया, एक बॉन्ड इसके साथ बना दिया, इसके ऊपर भी है उसके साथ बॉन्ड बना दिया। सारे सिलिकॉन एटम्स, किसी भी एक सिलिकॉन एटम को देखोगे तो वो अपने सराउंडिंग 4 सिलिकॉन एटम के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और इस तरह से बॉन्डेड स्टेट में ये सारे सिलिकॉन एटम्स एग्जिस्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? तो इन सब में तुम लोग को मजा आता होगा वैसे, ये बॉन्डिंग वगैरह पढ़ने में। ठीक है, ठीक है, बहुत मेहनत के बाद इस सिलिकॉन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, ये सब बनाना जरूरी है, इसी में सब कुछ समझाना है। ठीक है, तो ये सिलिकॉन का, ठीक है, इंटरनल
स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का, ठीक है। और 0 केल्विन पर बिल्कुल आइडियली इसी तरह से सिलिकॉन एटम्स, ठीक है, बॉन्डेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम के साथ बाउंड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी डायग्राम पूछा जाएगा तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक्चुअली भी ये वापस मतलब वैलेंस बैंड में होंगे, ठीक है। अब टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि जो थर्मल एनर्जी है, उस थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमने कम टेम्परेचर, अभी थोड़ा टेम्परेचर मान लो ऐसे राइज करते हैं, टेम्परेचर मान लो यूं ऐसे बढ़ाए, जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, थर्मल एनर्जी की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक करके फ्री हो जाएंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस वाले, ठीक है, एटम को देखो, इसमें से मान लो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, बॉन्ड से बाहर निकल जाता है। जैसे ही बॉन्ड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा पता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकल करके बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, ठीक है। और भी कहीं पर ड्रॉ कर देते हैं इसको, किसी और कलर से दिखाते हैं जिससे थोड़ा हाईलाइट हो। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो जिस साइड पर से ये इलेक्ट्रॉन बाहर है वहां पे एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगी, जिसको कि कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका हम लोग नाम रखते हैं होल्स। और इंटरेस्टिंग है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर सिर्फ ये जो होल्स है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन तो माइग्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये तो माइग्रेशन में, कंडक्शन में पार्टिसिपेट, इसके साथ साथ ये होल्स भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको और कहीं पर, और कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री होना चाहता है, और किसी एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं, मान लो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी फ्री हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर, यहाँ से निकल करके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इधर, कि एक इलेक्ट्रॉन और फ्री हो गया। तो ये थोड़ा मतलब समझाने के लिए, ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए होंगे, कितने पार्ट में हम देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ मान लो यहाँ पर हम अज्यूम करें कि इस एरिया में ना 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 होल्स भी क्रिएट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 2 होल्स है, ठीक है। अब अगर इस सेमीकंडक्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा पता है, वोल्टेज अप्लाई करें, मान लो ये वोल्टेज अप्लाई करें इधर से, ठीक है, वोल्टेज मतलब इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं अप्लाई करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स सब पे अप्लाई करेगी, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, आयंस है, उन पर तो फोर्स, लेकिन ये बॉन्डेड स्टेट में है तो इनको डिस्टर्ब करने के लिए तो ह्यूज फील्ड चाहिए। नॉर्मल फील्ड पे क्या होगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इमीडिएटली इन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस या इन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो ड्रॉ किया है ना, इसको हटा देता हूँ ताकि डायग्राम अनक्लियर ना हो। तुम अपने दिमाग में बस अज्यूम कर लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा ये तो पता है तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर एक्सर्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ठीक है, मूव करेंगे रैंडम मोशन के साथ साथ इस मेश के अंदर, आयन के मेश के अंदर रैंडम मोशन करते हुए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं तो नेट इफेक्ट यही होगा, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में माइग्रेट कर रहा है, और करंट राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट सेटअप होगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लेफ्ट में जाएगा, इसके ऊपर भी लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉन के
के बारे में तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही मूव करेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर भी, जैसे कि कंडक्टर के अंदर मूव करते थे। लेकिन इन होल्स का क्या होगा? होल्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? होल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्शन में। कैसे? वो देखो, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके पास तो बिल्कुल ओपन फुटबॉल ग्राउंड है। ये आराम से ना, ये बिल्कुल बॉन्ड के बाहर, ये जो फ्री आयन मेश के अक्रॉस बिल्कुल फ्रीली माइग्रेट करके वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करें और करंट लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रैवल करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ तुम यहाँ पे देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो भी मूव करेंगे, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर ये माइग्रेट करेंगे तो चार्ज माइग्रेट करेगा और करंट फ्लो करेगा। ठीक, उनके करस्पॉन्डिंग करंट। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे होता क्या है ना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर लग रहा है, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस होल के बिल्कुल पास है कि बाकी इलेक्ट्रॉन के पास कोई चांस नहीं है मूवमेंट का। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इमीडिएटली क्या करेगा, ये जो वेकेंट साइट है ना, इसको जाकर के ऑक्यूपाई कर लेगा। इसको यहाँ पर देखो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री नहीं है, लेकिन बॉन्ड के अंदर ही ये माइग्रेट करके इस होल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो ये इसके ऊपर एक्सटर्नल एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट होल को ऐसे करके न्यूट्रलाइज करेगा, और यहाँ पे हम बोलते हैं ये रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, माइग्रेट करके यहाँ पर आ गया। सॉरी, ये यहाँ पे होल गायब, ये जो होल था ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, और जो होल था ना, ये वेकेंट हो जाएगा, और होल ये जो होल पहले हमें लेफ्ट साइड में दिख रहा था, ठीक, वो एक्चुअली इधर पहुंच जाए। ठीक है, तो एक्चुअल माइग्रेशन तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ही हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ से ट्रैवल करके होल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने में वो एक नया होल भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये जो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन है, इस पर एक्चुअली आसानी के लिए हम बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहे हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे होल, जो यहाँ पर है ना, होल ही माइग्रेट कर रहा है, कि होल यहाँ से इधर चला गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, होल इधर पहुंच गया, होल माइग्रेट किया। तो चाहो तो तुम इस चार्ज ट्रांसफर को इलेक्ट्रॉन की बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की तरह देख सकते हो, या फिर उससे आसान तरीका है इसको इंटरप्रेट करने का, इसको समझने का, इसको कॉम्प्रिहेंड करने का। हम बोलते हैं कि जो होल्स है ना, वो भी चार्ज ट्रांसफर में माइग्रेट करते हैं। होल के पास, इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज है, हम होल के साथ असाइन कर देते हैं जबरदस्ती उतना ही चार्ज पॉजिटिव में। हम बोलते हैं होल ऐसा पार्टिकल है जिसके पास प्लस ई चार्ज है। तो अगर होल यहाँ से यहाँ ट्रैवल करे, इसका मतलब प्लस ई चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है। हुआ उल्टा, माइनस ई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं ना कि प्लस ई चार्ज, ये इन दोनों का अगर नाम हम दे देते हैं, ये मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स बी से ए ट्रैवल किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बी से ए के ट्रांसफर को हम बोल सकते हैं होल ए से बी ट्रैवल किया है। तो इलेक्ट्रॉन के बी से ए ट्रैवल करने का मतलब माइनस ई चार्ज बी से ए ट्रैवल किया है, लेकिन बी से ए माइनस ई चार्ज अगर ट्रैवल किया है, तो उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्लस ई चार्ज ए से भी ट्रैवल किया है। कि अब यहाँ पर जो होल बना ना, ये यहाँ पर रुका नहीं रहेगा, फील्ड है,
तो इसके जस्ट पास वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करके फिर यहाँ इस होल में आ जाएगा, और ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन तो वहीं पर है, होल ही जंप करके यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर होल यहाँ पर पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और इस तरह से होल जो है ना एक एंड से दूसरे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, ठीक है, माइग्रेट करके चार्ज ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करेगा। होल होल ट्रैवल करेगा तो वो प्लस ई चार्ज कैरी करके ले जाएगा, और इलेक्ट्रॉन माइनस ई चार्ज, ठीक है, दोनों मिल करके नेट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, ठीक है, फ्लो कराएंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है सेमीकंडक्टर्स के लिए। कि सेमीकंडक्टर के अंदर कोई होल नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं चार्ज ट्रांसफर में, माइग्रेशन, करंट की एग्जिस्टेंस में, ठीक है। लेकिन लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर ऐसा होता है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ एक होल भी प्रोड्यूस होगा, और दोनों चार्ज, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से, होल की वजह से भी चार्ज ट्रांसफर होगा, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे करंट। तो यहाँ तक किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। ये ऐसा ही है जैसे कि तुम्हारे पास मान लो एम्प्टी बॉटल है, ठीक, उसके अंदर तुमने पानी भर दिया, लेकिन पानी भरने के बाद ना थोड़ा सा उसमें मान लो कहीं पर एक एयर बबल रह गया, हो सकता है ऐसा, होता है, ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मान लो एक एयर बबल ऐसे छोटा सा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एयर बबल है, ये मान लो एयर बबल, ठीक है। तो नेचुरली क्या होगा ना कि ये एयर बबल जो है ना, यहाँ पर तो फील्ड किधर की तरफ है, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड है, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैटर फ्लो, मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, और ये बबल ऊपर चला जाएगा, एक्चुअली वाटर ही माइग्रेट कर, लेकिन हमें दिखेगा कि ये बबल जो है ना ऊपर 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 ऐसे जा रहा है, ग्रेविटी के ऑपोजिट। इसको हम बोलेंगे, होल को हम ऐसा मान सकते हैं कि इसके पास नेगेटिव मास है, तो पॉजिटिव मास क्योंकि ग्रेविटी के अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो नेगेटिव मास ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो जब भी तुम बॉटल के अंदर बबल को देखोगे वो ग्रेविटी के ऑपोजिट फ्लो करता हुआ तुम्हें दिखेगा। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर जो जो ये होल्स है ना वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हमने यहाँ पर अप्लाई की है तो तो सर हाँ पूछो। सर जो दूसरा होल बन रहा है ना, हाँ सर फिर वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, वो फिर बंद होगा ना? नहीं देखो, अभी स्टार्टिंग में स्टोरी ये है कि ये सारे बॉन्डेड है, ठीक है। अब इसके बाद बोला यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, ये होल क्रिएट हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, ये जंप करके इस होल को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ये वाला सिलिकॉन जो है वो स्टेबल स्टेट में आना चाहता है, इसको चाहिए आ, आ, नहीं, मेरा मतलब है कि ये वाला जो एम्प्टी, ये वाली जो एम्प्टी साइट है, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन डिसअपियर हो गया है, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एम्प्टी साइट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना दूसरा। सर इसके बाद मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आया, तो इस जगह पर होल क्रिएट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो जंप करके इस बॉन्डेड साइट, सॉरी इस वेकेंट साइट में आ सकता है, कि जो सबसे पास होगा और जो मतलब उस कंडीशन में होगा कि सबसे आसानी से होल को ऑक्यूपाई कर पाए, वही इलेक्ट्रॉन आकर के ऑक्यूपाई कर, मान लो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आकर के इस होल को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो जैसे यहाँ पर एक वेकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी ना, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो होल इधर पहुंच गया, कि पहले होल कहाँ पर था, यहाँ पर था, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ गया। अब क्या होगा इसके बाद,
इसके बाद हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको ऑक्यूपाई कर ले, या फील्ड की वजह से हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर इसको ऑक्यूपाई कर ले और यहाँ पे होल क्रिएट हो, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए और होल इधर पहुंच जाए, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर वो दोनों भी है ना स्टेबल, लेकिन